ठीक है, तो हम लोग कल शुरू किए थे मोशन इन वन डायमेंशन और उसमें हमने समझा था डायमेंशन वगैरह के बारे में। और यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को और हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। और एक तरह से देखा जाए तो यही हमारा पहला क्लास होगा मोशन इन वन डायमेंशन का या काइनेमेटिक्स का। सबसे पहले समझने वाली बात है कि मैकेनिक्स क्या होती है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैकेनिक्स का ही पहला चैप्टर है। तो मैकेनिक्स है क्या? सिंपल सी बात है यार, देखो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ते हैं और उसके ऊपर जो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं इन सभी चीजों को डील करते हैं हम लोग। तो मेनली अगर ब्रॉडली बात किया जाए कि क्या क्या है मैकेनिक्स में, तो मैकेनिक्स में दो चीजें हैं। एक तो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर लगने वाले फोर्स। तो एक हो गया मोशन और एक हो गया फोर्स। ये दो चीजें जहां पे हम लोग पढ़ते हैं वो आता है मोशन, अरे मैकेनिक्स में। यह इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मोशन, ठीक है। किस कारण से मोशन हो रहा है और मोशन हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन दोनों चीजों को भी जहां देखते हैं उसको मैकेनिक्स कहते हैं। अब इस मैकेनिक्स में दो पार्ट और बढ़ जाते हैं। एक है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि बॉडी एट रेस्ट, जो बॉडी है हमारी वो रुकी हुई हो, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है, डायनेमिक्स में बॉडी हमारी मोशन में आ जाती है, बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, अच्छा। अब इस डायनेमिक्स के भी दो पार्ट है, एक है काइनेमेटिक्स और एक है काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या होगा, जब बॉडी हमारी मोशन में है लेकिन उसका कारण हमको नहीं पता है। देखो यहाँ पे क्या है, बॉडी आपकी किस में है, मोशन में, लेकिन उसका जो कॉज है, कारण है, वो पता नहीं है, नॉट नोन। जैसे अभी जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें पूरा यही रहता है कि बस हमारी बॉडी मोशन कर रही है। इसमें हम लोग का इससे कोई मतलब नहीं है कि क्यों मोशन में है, क्या फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, ये वाली चीजें हम लोग नहीं देखते हैं इसमें। और काइनेटिक्स में क्या होगा कि बॉडी मोशन में तो है, बॉडी मोशन में है, बट उसका जो कॉज है, कारण है, ये हमको पता है, नोन है कि किस कारण से हमारी बॉडी मोशन में है। तो ये है हमारा मोटा मोटा डिवीजन ऑफ द चैप्टर्स। तो जैसे काइनेमेटिक्स में क्या क्या आ जाएगा, काइनेमेटिक्स में आपका आ जाएगा मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन टू डायमेंशन या प्लेन बोल सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर हो गई है। काइनेमेट काइनेटिक्स में इसके आगे के जो भी चैप्टर हैं जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो पहले दूसरे चैप्टर में हम लोग सिंपली बस पढ़ेंगे कि मोशन हो रहा है बॉडी का, और उसके आगे के चैप्टर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्यों मोशन हो रहा है। चलो अब हम लोग बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट या एक ऐसा फिक्स्ड प्लेस इसके रिस्पेक्ट में हम लोग अपना पोजीशन, वेलोसिटी या करते हैं या मेजर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल सी बात है, वो जगह जहां से हम लोग कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, कि कोई गाड़ी यहाँ से भाग रही है तो कितनी स्पीड से चल रही है, ठीक है, कोई पत्थर रखा हुआ है तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो कितनी दूरी पे है। तो जहां से हम कोई ऑब्जर्वेशन बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सिंपल सी बात हो गई, फ्रॉम वेयर वी मेक एनी ऑब्जर्वेशन। अच्छा जी, ठीक है, ये तो हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात। बात यह है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सबसे पहली चीज तो है सिचुएशन होनी चाहिए, एक घटना का होना आवश्यक है।
मतलब कोई इवेंट हो रहा हो, कोई भाग रहा हो, कोई दौड़ रहा हो, कोई कहीं बैठा हो, कहीं कुछ हो रहा हो, जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे। जब कोई इवेंट ही नहीं होगा तो हम ऑब्जर्व किसे करेंगे? अच्छा, ऑब्जर्व तो करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब हो गया कि एक ऐसा जगह जहां से हम डिफाइन कर सकें कि हाँ देखो ये ओरिजिन है, यहां से मैं अपने डिस्टेंस को मेजर करूंगा। तो अगर मैं बोलूं 5 मीटर पे एक पत्थर रखा है, तो आपको समझ में आ जाए कि कहाँ से 5 मीटर पे पत्थर रखा है। अभी मैं बोलूं कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे मार्केट है, तो अब मैंने तो अपने हिसाब से बोला 2 किलोमीटर दूर है, तुम अपने हिसाब से समझोगे, तुम कहोगे नहीं 2 किलोमीटर दूर पे तो नाला है मेरे यहाँ। तो अब ये डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम वेल डिफाइंड हो, हम एक जगह फिक्स कर ले कि यहीं से हम सारे डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जिसमें इधर चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, इधर चलते हैं तो निगेटिव होता है, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, नीचे जाते हैं तो निगेटिव होता है। तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नॉलेज होगा तो हम अच्छे से स्पेसिफाई कर पाएंगे अपने इवेंट को। साथ ही साथ हमारे पास क्लॉक एंड टाइम मेजरमेंट की सुविधा होनी चाहिए। मतलब कि हम कोई भी चीज को मेजर कर रहे हैं तो ये पता चल पाए कि वो इवेंट कितने समय में हो रहा है, वो घटने में होने में कितना टाइम लग रहा है, कितना समय लग रहा है, उसको मेजर कैसे करेंगे? क्लॉक से करेंगे या टाइम के नॉलेज से होगा ये चीज। तो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इतनी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। यानी अगर हम मान लें ये जो है एक ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑब्जर्वर, जो कि कहाँ होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। और इसके पास क्या क्या होगा? एक तो स्केल होगा जिससे वो डिस्टेंस मेजर करेगा, प्लेस मेजर करेगा। और एक तो इसके पास क्लॉक होगा जिससे ये तो टाइम को मेजर करेगा। अब जरूरी नहीं है कि तुम जब भी सवाल लगाओ तो अपने हाथ में स्केल और घड़ी लेके बैठो। ये मेनली एक सिंबॉलिक है। ये आपको सवाल में हमेशा दिया रहेगा कि इतने समय पे ये चीज हो रही है, इतनी दूरी पे ये हो रही है। इसका मतलब वो ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड है। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ऑब्जर्वर क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अभी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिलहाल अभी हमें इसका रिक्वायरमेंट है नहीं इनर्शियल नॉन इनर्शियल का। अभी जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो इनर्शियल ही होगा। बस याद रखो कि ये दो तरह के होंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एनएलएम में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। वहां पे इसका ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट है तो वहां पे हम बताएंगे इसको फिर से। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। कितने प्रकार से मोशन हो सकता है? तो सबसे पहला टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेशनल या रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है जब मोशन आपका एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जैसे ए मूविंग बस, एक चलती हुई बस, फॉलिंग मंकी फ्रॉम ट्री। एक बंदर पेड़ पे से गिर रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ऐसे, या ए रनिंग बॉय, ये सारे ही आपकी क्या हो गए? मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया। समझ सकते हो तुम लोग, एक सीधी रेखा में अगर कोई मोशन हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर ये ऐसे जा रहा है और फिर ये ऐसे मुड़ गया और फिर ये ऐसे चला फिर ये ऐसे मुड़ गया तो तुम कहोगे नहीं ये तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो मुड़ गया। नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये तो चला स्ट्रेट लाइन, फिर दूसरे से तीसरे चला स्ट्रेट लाइन, तीसरे से चौथा चला स्ट्रेट लाइन और चौथे से पांचवें चला स्ट्रेट लाइन। तो इसको सबको हम ट्रांसलेटरी मोशन ही मानेंगे। इसके बाद दूसरे प्रकार का मोशन आता है हमारे पास, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, इस तरह के मोशन में क्या होगा? एक एक्सिस होगी
ये मान लो एक्सिस है, इसी के अलोंग आपका पार्टिकल रोटेट करेगा, जैसे फैन। ठीक, ये पंखा, ये जो एक्सिस है इसी के अलोंग ये ऐसे रोटेट करेगी। दूसरा, दरवाजा, डोर, पहले मुझे आता था बचपन में बनाने, एक सेकंड को, ऐसे ही मान लो। ठीक है, ये दरवाजा हो गया, ये ऐसे रोटेट करेगा और ये इसकी एक्सिस हो गई। तो ये सारे क्या करते हैं, मोशन करते हैं एक सर्कुलर डायरेक्शन में, लेकिन इनका जो एक एक्सिस होता है उसी के अलोंग करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रोटेशनल मोशन। और इसी में एक तीसरा है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन में जैसे पेंडुलम है, ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर आएगा। तो इस तरह का मोशन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जनरली इसको हम लोग टू एंड फ्रो मोशन बोल देते हैं। टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे, आगे जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर पीछे आएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह के मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन कह देते हैं। तो ये हो गए हमारे जनरली टाइप्स ऑफ मोशन की, कितने प्रकार से हमारे पास मोशन हो सकते हैं। तो याद रखना, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, ये तीन प्रकार से मोशन को हम लोग कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात हम लोग समय की करते हैं। समय समय की बात है, क्या बात है समय समय की, सुनो। जैसे हमको कह दिया डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 to 10 सेकेंड, डिस्टेंस एट 10 सेकेंड, डिस्टेंस इन 10th सेकेंड। देखो ऐसे कुछ शब्द लिख दिया हमने और सब समय की बात है। पहला कह रहा है 10 सेकेंड में डिस्टेंस, दूसरा कह रहा है 5 से 10 सेकेंड में डिस्टेंस, और तीसरा कह रहा है 10 सेकेंड पे डिस्टेंस, और लास्ट वाला कह रहा है 10th सेकेंड में डिस्टेंस। क्या है ये सारी चीजें? जैसे मान लो हमारे पास ये एक रेफरेंस लाइन है, इसमें हमने कह दिया कि यहाँ पे t इक्वल टू 0 है। जहां भी आप t इक्वल टू 0 करते हैं वहीं से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑब्जर्वेशन स्टार्ट, टी इक्वल टू 0 से ही हम लोग सारा अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब वो आप कभी भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि टी इक्वल टू 0 का आप घड़ी में 0 होने का इंतजार करोगे, नहीं। आप 10 बजे ही टी इक्वल टू 0 बोल दो कि हम 10 बजे से अपना जर्नी को काउंट करेंगे, तो 10 बजे टी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। आपको 12 बजे से करना है 12 बजे कर लो, 1 बजे से करना है 1 बजे कर लो, ये आपके ऊपर है। टी इक्वल टू 0 वो समय होता है जब हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर समय ऐसे बढ़ता जाएगा। मान लो ये हो गया टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हो गया टी इक्वल टू 4 सेकेंड, टी इक्वल टू 6 सेकेंड, टी इक्वल टू 8 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 10 सेकेंड। तो पहले में कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड का मतलब होता है डिस्टेंस इन 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक। मतलब 0 से स्टार्ट करते हुए 10 सेकेंड तक जितना दूर कोई ऑब्जेक्ट गया है, ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या लगेगी, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। इसको मैं ए नाम दे देता हूं और ये हो गया आपका ए वाला पार्ट।
दूसरा कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 5 to 10 सेकेंड। इसका मतलब 5 से 10 सेकेंड के बीच की दूरी, तो 5 यहीं कहीं आएगा और ये 10 है, ये हो गया 5 से 10 सेकेंड। मतलब 5 को आपने स्टार्टिंग मान लिया और 10 को आपने एंडिंग मान लिया। ये हो गया बी वाला पार्ट। तीसरा तीसरा कह रहा है डिस्टेंस एट 10 सेकेंड। यानी कि अब तुम यहीं खड़े हो गए और ये बताओ कि ये कौन सा पोजीशन है। जैसे t=0 को मान सकते हैं, ये रोडवेज हो गया, ये तुम्हारा जेसीज हो गया, ये तुम्हारा इधर तुम्हारा नईगंज हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये मान लो पॉलिटेक्निक हो गया, उल्टा हो गया तो ठीक है। तो अब आपसे पूछा कि t=10 सेकेंड पे डिस्टेंस, तो आप कहोगे t=10 सेकेंड मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम है। उस पर्टिकुलर टाइम पे ये एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचा हुआ है, वो जगह है ये। हाँ, डिस्टेंस एट 10 सेकेंड का ये मतलब है। और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस इन 10th सेकेंड, 9 सेकेंड के बाद और 10 सेकेंड के पहले, इसको कहते हैं 10th सेकेंड। मतलब 9 सेकेंड तुम बिता चुके हो और 10 सेकेंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 9 और 10 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस इन 10th सेकेंड या nth सेकेंड। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे 0 था सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड था, यहाँ 4 सेकेंड था, यहाँ 6 सेकेंड था, यहाँ 8 सेकेंड था, यहीं कहीं 9 सेकेंड होगा और फिर मान लो ये 10 सेकेंड है। तो 10th सेकेंड का मतलब ये वाली दूरी, 9 से 10 के बीच की दूरी, ये हुआ आपका 10th सेकेंड की दूरी। और 10 सेकेंड का मतलब कि यहाँ का पोजीशन, 9 सेकेंड का मतलब यहाँ का पोजीशन, और 10th सेकेंड का मतलब 9 और 10 के बीच का। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ फोर्थ सेकेंड, तो फोर्थ सेकेंड का मतलब हो गया 3 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच का। इसी प्रकार से मैं कहूँ nth सेकेंड, nth सेकेंड का मतलब n-1 सेकेंड से लेकर के n सेकेंड के बीच का, ये होता है nth सेकेंड की बात। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ी सी बात करते हैं डिस्टेंस की और डिटेल में थोड़ा सा। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे मान लो सिंपल सा केस है, ये एक सर्कल है, इसका ये रेडियस है। जो पहले पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 पाई आर, और हम पेरीमीटर पे ही चल सकते हैं क्योंकि जो सर्कल है ना ये 2D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम इसके ऐसे किनारे 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 ऐसे ऐसे भाग सकते हैं। और वन कंप्लीट राउंड में डिस्टेंस जो होगा वो होगा 2 पाई आर। हाफ राउंड में 2 पाई आर/2 यानी कि पाई आर। 1/3 राउंड में तो 2 पाई आर/3 यानी कि 2/3 पाई आर। और 3/4 राउंड में 3/4 2 पाई आर यानी कि 3/2 टाइम्स ऑफ पाई आर। और फाइनली 1/4 राउंड में क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 2 पाई आर यानी पाई आर/2। एक तो ये तरीका हो गया चलने का। दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं अलोंग द डायमीटर चल रहा हूं, तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं है,
टोटल पाथ, टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है, उसी को हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? किलोमीटर। छोटी यूनिट में क्या क्या हो सकती है? ठीक, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सारे इसके क्या है? स्मॉल, मतलब होता है 10⁻⁻⁶मीटर। 1 mm का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं डायमेंशन। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर डिस्टेंस है तो वो पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट हो सकता है, बट निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। ये बातें याद रखना। डिस्टेंस को मेजर किससे करते हैं? ये जो बाइक में, कार में लगा होता है, जो डिस्टेंस को मेजर करता है, इसको बोलते हैं ओडोमीटर। और तीसरी और अंतिम बात, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मान लो मैं लिख दूं x = t² - 2t + 1। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है हमारा? x हमारा डिस्टेंस है, विच इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, डिपेंडिंग ऑन टाइम, समय पे डिपेंड कर रहा है ये डिस्टेंस, क्योंकि t² - 2t + 1 का फंक्शन है x। t की वैल्यू को आप बदलेंगे तो x की वैल्यू बदल जाएगी। तो अगर मैं पूछूं कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ है हमारा, किस जगह से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, मान लो जैसे एक लाइन है ये, और यहाँ पे हमने बना रखा है x = 0, यहाँ बना दिया x = 1, x = 2, x = 3, हे राम, x = 4, ऐसे ही चल रहा है। तो अगर मान लो इस इक्वेशन में मैं t की वैल्यू को 0 कर देता हूँ, t की वैल्यू को 0 कर देता हूं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमने आपको बताया था कि t = 0 वो समय होता है जहां से हम ऑब्जर्वेशन को मेजर करते हैं, यानी कि x = 1 हमारा क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। रेफरेंस पॉइंट यानी कि यहीं से हम लोग सारा मेजरमेंट करेंगे। तो ये देखो, t = 0 और x = 1, यहीं पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, यहीं से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगा। ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होना है वो समय तो 0 ही होगा ना, कि बस अब शुरू कर रहे हैं, चलो मेजर कर रहे हैं। ठीक, x = 1, थोड़ी देर बाद क्या होगा? जब t की वैल्यू बढ़ के 1 सेकेंड हो जाएगी, तब x की वैल्यू हो जाएगी, तो 1² - 2 + 1 कहाँ गया? ये भाग के इधर चला गया, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे चला है 1 सेकेंड बाद। पहले t = 0 पे था, 1 सेकेंड बाद इधर भागा, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में भागा है, पीछे भागा। t = 3 पे कितना आ जाएगा? चेक करो, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि अभी ये और आगे चलेगा, यहां पहुंच जाएगा। तो अब ये इस प्रकार से चल रहा है। तो अगर मैं इसकी पूरी जर्नी को देखूं तो ये चला कैसे? पहले ये यहाँ पे था, x = 1 पे भाग के पीछे गया, फिर इधर गया, फिर ये ऐसे भाग रहा है अब। तो ये क्या है? ये हमको बता रहा है कि कहाँ से कैसे रेफरेंस पॉइंट लेना है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और ये 2 पॉइंट कौन कौन से होते हैं? ये जो 2 पॉइंट हैं, इनमें से एक होगा इनिशियल पॉइंट और एक होगा फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब वो हो गया जहां से जर्नी स्टार्ट होती है, और फाइनल पॉइंट का मतलब हो गया जहां पे जर्नी खत्म होती है। तो हमको तो पूरे इस टॉपिक में, डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में, सिर्फ दो बातें ध्यान देनी है कि कहाँ से जर्नी शुरू हुई है और कहाँ खत्म हो रही है। इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एक ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है और बी से सी जाता है, ये हो गया आपका इनिशियल। जर्नी खत्म हुई है सी पॉइंट पे, ये हो गया आपका फाइनल। तो
इनिशियल से फाइनल के बीच की ये जो दूरी है, डायरेक्ट दूरी, इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट का एक फिक्स डायरेक्शन है, ए से सी डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी कह सकता हूं, डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, याद रखना, यूनिट इसकी भी वही होती है जो डिस्टेंस की होती है, मीटर। हमारा ओरिजिन है एक्स इक्वल टू 0, एक पार्टिकल ए पे था, फिर ये बी पे गया, ए से बी। एक पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी गया, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो मैं कहूंगा यार सुनो, कि अगर ओरिजिन है एक्स इक्वल टू 0, तो यहीं पे टी इक्वल टू 0 मान लेते हैं कि यहीं से हमने अपना ऑब्जर्वेशन पूरा किया, शुरू किया था। तो जब ये ए पे था तो एक्चुअली ये पहले इतनी दूरी पे खड़ा था ओरिजिन से, इसको मैं बोल देता हूँ एक्स आई। और जब ये बी पे पहुंच गया तो ओरिजिन से ये यहाँ पे आ गया, यानी कि हो गया ये एक्स है फाइनल। अच्छा, तो मैं पूछूंगी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो तुम कहोगे बस ए से बी गया है, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है केवल। ये एक्चुअली है कितना, तो मैं कहूंगा डेल्टा एक्स, इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। देखो शायद मेरी बात समझ में आई हो। इस पूरे फाइनल में से इस पूरे इनिशियल को घटा देंगे, यही तो बचेगा। तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे ए से बी अगर जाना है, तो जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। ऐसे ऐसे कोई पार्टिकल जा सकता है, कोई ऐसे करके जा सकता है, कोई ऐसे 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 जा सकता है। तीन तरीके हैं, एक, दो, तीन तरीके से कोई पार्टिकल गया है ए से चल के बी पॉइंट पे। तो मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट है कितना, तो तुम कहोगे बस ये जो ए बी दूरी है, ये वाली जो दूरी है, सिर्फ यही डिस्प्लेसमेंट है, और बाकी तो सब डिस्टेंस है। अगर मैं पूछूं ए का डिस्टेंस बताओ, सॉरी फर्स्ट का डिस्टेंस बताओ, तो तुम कहोगे ये जो पूरा दूरी है इसी को जोड़ दो, ये डिस्टेंस आ जाएगा। पहली बात, एक पार्टिकल ए से सिर्फ बी जाता है, एक पार्टिकल गोस फ्रॉम ए टू बी, सिर्फ ए से चला और बी पे पहुंचा। मुझको बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि जब भी कोई पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, व्हेन पार्टिकल मूव इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, तब के लिए ये बातें लागू होती हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा बात देखो, दूसरी बात देखिए, एक पार्टिकल है ए से जाता है बी, ठीक, और फिर क्या करता है, बी से लौट के आता है सी पॉइंट पे। तो इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे गया और फिर लौट के आया सी पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे लौट के आया। तो क्या अभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, इस बार तो मैं कहूंगा कि जो डिस्टेंस होगा ना, वो तो होगा ए बी प्लस बी सी। सोचो डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां गया और फिर लौट के इतना आया, तो डिस्टेंस तो हो गया ए बी प्लस बी सी।
लेकिन अगर मैं सिर्फ आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप कहोगे ए से चला था, सी पे पहुंच गया, यानी सी पे पहुंच गया मतलब यहाँ पहुंच गया, तो ये वाली जो दूरी है यही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया आपका एसी, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया एसी। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना है, ए बी प्लस ए बी मिलकर 2ab होगा अगर ए से चला और ए पे ही पहुंचा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन हमें बताना पड़ता है। अगर आप आगे जा रहे हैं तो प्लस, पीछे जा रहे हैं तो माइनस। तो ए बी गया आगे और ए बी ही आया पीछे, तो एक को लिखा मैंने प्लस, एक को लिखा मैंने माइनस, ये आ गया जीरो। ये तो हो गया वेक्टर से। कॉमन सेंस से भी यही कहता है कि ए से ही चला था और ए पे ही पहुंच गया, तो जितना मतलब जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, जीरो। तो कुल मिला के अगर मैं इन तीनों केसेस को कंक्लूड करूं एक पॉइंट में, तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से, इस बात को याद रखेंगे। ये है आपके रटने की बात। दूसरे रटने की बात क्या है कि आपने देखा कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आया है। पहले वाले केस में भी जब ये आगे चला था तो ये ए बी डिस्टेंस हुआ, जब ये दूसरे वाले केस में गया तो ए बी प्लस बी सी हुआ, ये भी डिस्टेंस पॉजिटिव हुआ। तीसरे वाले केस में ए बी आगे गया, ए बी पीछे आया तो 2ab हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में जब ये आगे गया तो पॉजिटिव, जब ये पीछे आया तो निगेटिव। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव कब, जब आगे आगे चले, निगेटिव कब, जब पीछे पीछे चले, और जीरो तब जहां से चले वहीं पहुंचे, जहां से चले वहीं पहुंचे, तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बट हमने आपको इससे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल है, वो ए टू बी जाता है, फिर ए टू सी जाता है, फिर ए टू डी जाता है, और ए टू ए जाता है। जब भी सर्कल है तो उसको क्या करो, ऐसे चार हिस्सों में डिवाइड कर दो। ऐसे एक लाइन ऐसे खींच दो, एक लाइन ऐसे खींच दो, ठीक है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। अब देखो ए से बी गया मतलब पहला हिस्सा है, तो ये क्या हो गया, चार का एक हिस्सा। एक दो तीन चार, चार का एक हिस्सा है। तो जब पहला केस करेंगे ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पहला हिस्सा है किसमें से, चार में से, 1/4। और टोटल हिस्सा कितना है, 2πr। ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2πr। इसको चलो फाइंड कर लो, 1/4 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू में 7 दे रखा है, कट जाएगा। ये आ जाएगा 44/4 मतलब 11 मीटर। डिस्टेंस आ गया 11 मीटर। आते हैं डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट तो आपका कार्य है कि कहाँ से चला उसको पॉइंट आउट करो, कहाँ पहुंचा उसको पॉइंट आउट करो और उन दोनों को जोड़ दो। तो हमको तो साफ साफ दिख रहा है ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, ये मान लेते हैं ओ पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ऐसे करना पड़ेगा मुझे। ये मान लो ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ए से बी डायरेक्ट रूट। तो ए से ओ जो है ये 7 मीटर है, और ओ से बी भी 7 मीटर है। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका √7² प्लस 7², यानी कि अंडर रूट में 49 और 49, तो दो बार है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 7²। ये आ जाएगा 7√2। सेकेंड, ए टू सी,
ए टू सी, ए टू सी में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? देखो ए टू सी जाएगा कैसे, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ये देखो दो हिस्सा कवर कर लिया, किसका? चार हिस्से का। इसको हम लोग लिखेंगे 2/4 इंटू 2 पाई आर। और 2 पाई आर की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यही तो है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू 44 है। इसको मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूँ, 2/4 इंटू 44। ये हो गया 11 दूनी 22, तो ये 22 मीटर। और अगर मुझसे कहते कि डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्प्लेसमेंट बता दो, तो मैं बोलूंगा कि ए टू सी पहुंचा है, तो ए टू सी तो डायरेक्ट ये वाली दूरी डिस्प्लेसमेंट होगी। ए से चला था और सी पे पहुंचा है, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ए टू सी जाने में ये 7 मीटर और ये 7 मीटर, मतलब 14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना? 14 मीटर। चलो आगे। ए टू सी के बाद आता है हमारा ए टू डी। ए टू डी कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, ऐसे 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 यहाँ पहुंचना है। अभी तीन हिस्सा कवर कर लिया पूरे चार हिस्से का। तीन हिस्सा कवर्ड है किसका? चार हिस्से का। कुल हिस्सा कितना है? 2 पाई आर। और 2 पाई आर की वैल्यू आपको पता है कितना है? 44। ये कट के 11, ये आ गया कितना? 35 मीटर। ये आ गया आपका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट पहले वाले के ही बराबर आएगा, सोचो कैसे। ये रहा ए, ये रहा ओ, ये रहा डी। हमने ए से जर्नी को शुरू किया, डी पे खत्म किया। ये ए से डी की दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये अगर 7 है, ये अगर 7 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 7√2 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट फिर से आ जाएगा 7√2 मीटर, एज वॉज इन फर्स्ट केस। तो ये सिंपल सी बातें हो गई। और लास्ट केस जो है इसका, ए टू ए। ए टू ए। और कैसे चलना है इस बात को ध्यान देना है, ऐसे चलना है। तो चार हिस्सा का हो गया चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ चार हिस्से। तो इसको ऐसे लिख देंगे 4/4। और टोटल हिस्सा कितना है? 2 पाई आर। इसका मतलब नहीं रह गया तो कट ही गया। और 2 पाई आर की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, 44। ये हो गया आपका डिस्टेंस। और डिस्टेंस हो गया 0, क्योंकि जहां से चला था वहीं पहुंच गया। ए से चला था, ए पे पहुंच गया। ये हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहा है हमसे, ओरिजिन से क्या होगा। तो एक बात सुनो पहले, थोड़ी सी बात तो हम डायरेक्शन की समझाते हैं। ये जो राइट साइड वाला होता है इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट वाले को वेस्ट बोलते हैं। ये जो ऊपर है इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं। और ये जो नीचे है इसको साउथ बोलते हैं। तो अगर एक रूम है मान लो, इस रूम में यहाँ एक फैन लगा हुआ है, जहाँ तुम लोग बैठे होगे वहां भी फैन लगा होगा। यहाँ मान लो एक विंडो है, इधर एक कोई पोस्टर लगा हुआ है, और इस साइड वाली दीवार पे डोर लगा हुआ है, दरवाजा। ठीक है। और इधर इस वाले के जस्ट सामने वाले दरवाजे पे ब्लैंक है एकदम। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ। और नीचे तो आपका क्या है? फर्श है, फ्लोर। मुझको ये बताओ ईस्ट में क्या है? इसमें विंडो है। ईस्ट में विंडो है। मुझको बताओ नॉर्थ में क्या है? फैन है। नॉर्थ में क्या है? तुम बताओ जी क्या है नॉर्थ में? नॉर्थ में क्या है? साउथ में क्या है? साउथ में फ्लोर। फ्लोर है। ठीक है। ईस्ट में क्या है? वेस्ट में पोस्टर है। पोस्टर।
चलो अच्छा, तुमने सब मान लो, एक तरफ तुम्हारा क्या है, ईस्ट होगा, एक तरफ वेस्ट होगा, एक तरफ नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा। तो सब चारों दिशा में चार चीजें तुमने बता दिया। अब समझो, नॉर्थ में तुम्हारा डोर है और साउथ तुम्हारी खाली दीवार है। ये जो ऐसे बना होता है ना, ये कैसे होता है? हमारा लेफ्ट राइट और साउथ मतलब हमारे पीछे, ईस्ट मतलब हमारे राइट साइड और वेस्ट मतलब हमारे लेफ्ट साइड। जैसे ठीक है कॉपी सर। को एकदम हॉरिजेंटल हाथ में लेके रखो, तो जैसे दिखा रहा है वो डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, फिर बच्चे डायरेक्शन में गलती करते हैं। इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पे क्लियर कर दिया तुम्हें। सवाल कर रहा है, ए बॉडी मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। ओके, मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से 30 मीटर ये नॉर्थ में जा रहा है, चलने दो उसको। एंड देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, और यहाँ से 20 मीटर ईस्ट में जा रहा है। एंड फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट। अब ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ये वाला जो डायरेक्शन होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, और ये वाला जो डायरेक्शन होता है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। ये वाला जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, और इस वाले डायरेक्शन को बोलते हैं, ये पॉइंट ए है, यहाँ से 30 मीटर नॉर्थ गया तो जाने दो। चलो, 30 मीटर नॉर्थ पहुंच गया। 20 मीटर ईस्ट गया, जाने दो उसको, ये रहा 20 मीटर ईस्ट चला गया। अच्छा ठीक। अभी क्या करता है कि यहाँ पे पहुंचने के बाद ये क्या करता है, पार्टिकल जो है वो 30√2 मीटर साउथ वेस्ट जाता है। साउथ वेस्ट जाता है मतलब कि यहाँ से 45 डिग्री पे ये ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे इस डायरेक्शन में। और कितना दूर जाता है? 30√2 मीटर जाता है। तो एक्चुअली 30√2 की वैल्यू हम लोग निकाले थे, तो समथिंग 42 के आसपास आ रहा था। अच्छा, और अगर हम 20 और 30 का स्क्वायर करके यहाँ से ये दूरी को निकालते, कि ये आ रहा था, कम आ रहा था, इसका मतलब ये पार्टिकल कुछ ऐसे चला है, एक्स्ट्रा दूरी। मान लो यहाँ चला होगा, ऐसे पहुंचा होगा। तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको डी मान लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ ओरिजिन से कितना दूर चला गया ये, मतलब हमको ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी पूछ रहा है हमसे। तो अगर ये 20 है तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे पैरेलल खींच दें, तो हमको पता चल जाएगा कि ये भी कितना होगा, 20 ही होगा। ठीक, और ये पूरा कितना होगा? ये पूरा तो आपका 30 होगा पैरेलल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अच्छा, इसको मैं पी बोल देता हूँ। अभी मुझको चाहिए ए से डी की दूरी। ए से डी की दूरी को निकालने के लिए अगर हम पी से डी की दूरी निकाल लें तो काम बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं पी डी स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, ये और ये वाली जो दूरी है ना सी डी, ये 30√2 है, इक्वल टू 30√2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा पी डी स्क्वायर इक्वल टू 900 प्लस इक्वल टू 900 × 2, मतलब ये हो गया 1800। तो पी डी स्क्वायर बराबर हो गया तुम्हारा 1800 माइनस 900, यानी क्या आ जाएगा 900 मीटर। यानी पीडी की वैल्यू आ गई कितनी, 30 मीटर। पीडी की वैल्यू 30 आ गई, हमें पीडी थोड़ी ना चाहिए, हमें तो बस केवल एडी चाहिए। अगर पीडी 30 है तो क्या तुमको नहीं लगता कि एडी की वैल्यू 10 मीटर होगी? ये वाली दूरी कितनी होगी, सिर्फ 10 मीटर 10 मीटर। होगी। हाँ, तो पर्सन कितना चला है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। क्या है, वेस्ट ही है ना पीछे का डायरेक्शन। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। चलो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, यहाँ से गया 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, और फिर यहाँ से 10 मीटर और ऊपर गया। तो इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ऐसे।
10 मीटर और ऊपर चला गया। व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन? इनिशियल पोजीशन मतलब ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए से लेकर के डी तक की दूरी हमको निकालनी है। कैसे निकलेगा ये? अगर मैं यहाँ से पैरेलल लाइन से खींच दूं तो ये 10 है, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा इसके सामने वाला। और अगर इसको भी मैं ऐसे मिला दूं तो ये हो जाएगा 8 मीटर। यानी कि लेफ्ट साइड में आपका हो गया 16 मीटर और इधर हो गया आपका 8 मीटर, और मुझको यही तो निकालना है। तो यहाँ से AD की वैल्यू हो जाएगी √16 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 256, और 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया 6 4 10, 6 5 11 1 12, 2 1 3, √320 मीटर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सवाल को करते हैं। तो इसमें ज्यादातर सवाल आते नहीं है, एक वही सर्किल वाला सवाल है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना। चलो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद बात आती है मोशन की। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, फिर 40 चला, फिर 60 चला, फिर 80 चला, फिर 100 चला। तो यूनिफॉर्म मोशन में मैं बता रहा हूं आपको कि मान लो डिस्टेंस और टाइम मैंने बना लिया। एक तरफ 2 सेकंड, फिर टाइम लिया इसने 4 सेकंड, फिर टाइम लिया इसने 6 सेकंड, फिर इसने टाइम लिया 8 सेकंड, और फिर इसने टाइम लिया 10 सेकंड। तो इस प्रकार से ये चल रहा है। और यहाँ भी डिस्टेंस का गैप 20 मीटर है, कि जो यहाँ पे डिस्टेंस का गैप है वो 20 मीटर का है, फिर अगले में 20 मीटर का गैप, फिर अगले में 20 मीटर का गैप। व्हेन एनी बॉडी covers equal distance in equal interval of time। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, समान दूरी समान समय अंतराल में, तो हम इस तरह के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब तुम एक लगातार 10 किलोमीटर चले, इतना समय लगा, फिर अगला 10 किलोमीटर चलने में उतना समय लगा, फिर अगला 10 किलोमीटर चलने में उतना ही समय लग रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसी से अलग दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें देखो क्या होता है। चलो यहां देखो जरा, यहां क्या हो रहा है। पहले गैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 15 का गैप है, फिर अगला देखोगे 35 और 100 में गैप कुछ और है, 100 और 200 में गैप कुछ और है, और 200 और 500 में गैप फिर से कुछ और है। बट टाइम का इंटरवल सेम है, टाइम का इंटरवल सेम है। तो जब इस प्रकार से मोशन हो कि जहां पे बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब सेम टाइम में अगर ये बॉडी अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है तो हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि उतने ही समय में या तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, या तो हो सकता है कि कम कवर कर ले, दोनों ही डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्यादा वाला ही करेगा। तो कम को भी नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं और ज्यादा करे तो भी नॉन यूनिफॉर्म है। दोनों ही हमारा नॉन यूनिफॉर्म के केसेस हैं। आई होप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपको समझ में आ गया होगा।